हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। वेलकम टू फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। दिस इज आशु और आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 16 अप्रैल 2021 के। तो गाइस 16 और 17 के कुछ टेक्निकल इशू के कारण जो है वो अपलोड नहीं हो पाया। मैंने बहुत कोशिश की अपलोड करने की, लेकिन एज सम हाउ सम यूट्यूब के अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, डोंट नो। लेकिन इंग्लिश वाला वीडियो भी बहुत मुश्किल से अपलोड हुआ, उसके बाद आपका अपलोड किया गया, लेकिन अपलोड जो है वो नहीं हो पाया। लेकिन जो है वो अब सारी वीडियोस अपलोड हो जाएंगी। तो यार आप यहाँ पे दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो, लेकिन आप आज करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते रहें और साथ ही साथ आप जो है वो हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। एप्लीकेशन का नाम क्या है? करियर्स क्लाउड। और गाइस इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे ही डाउनलोड करेंगे आप उसके बाद जो है इस ईमेल आईडी के थ्रू, अपनी ईमेल आईडी के थ्रू आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही लॉगिन करेंगे क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करेंगे और आप 1 साल और 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं। इसका प्राइस दोस्तों बहुत ही कम है। एक बार एप्लीकेशन को डाउनलोड करके चेक जरूर करें। लेकिन हम इसमें आपको प्रोवाइड क्या कर रहे हैं? हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में आपको 3 तरह के सेक्शंस मिलेंगे। एक में डिटेल्ड करंट अफेयर होंगे उसी दिन के, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर होंगे उसी दिन के, एक होगा दोस्तों क्विज सेक्शन जो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो हर रोज। एक होगा दोस्तों वीकली सेक्शन। वीकली सेक्शन में हम आपको 3 तरह के अलग अलग चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें एक डिटेल्ड करंट अफेयर होगा उस वीक का, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर्स होंगे उसी वीक के, एक दोस्तों क्विज होगा जो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट होगा दोस्तों मंथली सेक्शन। मंथली सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम आपको कई तरह की पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि स्टडी पीडीएफ। इसमें हम आपको पूरे महीने का डिटेल्ड करंट अफेयर जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। इन्हीं करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए हम आपको दे रहे हैं क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में पीडीएफ, जिससे आप क्वेश्चंस को दोबारा दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। एक आपको मिलेंगे बेस्ट 100, मतलब टॉप 100 करंट अफेयर, वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में। गाइस उसको भी आप जो है वो बार बार अपने एग्जाम से पहले रिवाइज कर सकते हैं, आपको बहुत हेल्प करेगा। इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं पॉकेट पीडीएफ, जो नाम से पता लग रहा है कि जल्दी जल्दी में क्विक फॉर्मेट में क्वेश्चंस को रिवाइज करने के लिए आप इस पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों डेली, वीकली और मंथली सेक्शन। लेकिन इसी के साथ हम आपको प्रोवाइड करें स्मार्ट पीडीएफ। स्मार्ट पीडीएफ का मतलब है कि हम आपको प्रोवाइड करें टॉपिक वाइज पीडीएफ। मतलब अगर आपको लगता है कि पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो आपको ज्यादा रिवाइज करना है, आपको बार बार पढ़ना है, या आपको लगता है कि आपका वीक है, तो एग्जाम से पहले आप इस टॉपिक की पीडीएफ उठाएं और इससे आप जो है वो रिवाइज कर लें। लाइक आपको लगता है कि एप्स एंड वेब पोर्टल वीक है, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, अगर आप देखोगे स्पोर्ट्स का सेक्शन है हमारे पास, अपॉइंटमेंट्स, ऑबिचरीज हैं, तो जो भी चीजें हैं वो आप टॉपिक वाइज जो है वो रिवाइज कर सकते हैं। हम आपको 20 तरह की ऐसी पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट होगा दोस्तों जो बच्चे बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए हम बैंकिंग के लिए 2 सेक्शन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें एक होगा डिटेल्ड करंट अफेयर ऑफ बैंकिंग एंड इकोनॉमी, एक होगा क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में बैंकिंग एंड इकोनॉमी का करंट अफेयर, और एक होगा दोस्तों क्विज सेक्शन जो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपको बैंकिंग और इकोनॉमी का कितना करंट अफेयर याद रह रहा है। और गाइस नेक्स्ट हमारे पास होगा एग्जाम पीडीएफ। इसमें हम हर महीने की जो पीडीएफ होती है उसको हम कंपाइल कर देते हैं, तो वो पूरे जितना भी टाइम पीरियड अब तक कवर हो चुका है वो सारा का सारा आपको एक पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा। तो कहने का मतलब जब भी आपका एग्जाम होगा तो आप एक पीडीएफ उठाएंगे और उससे करंट अफेयर को रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट होगा दोस्तों स्पेशल करंट अफेयर, जिसमें हम आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे प्रोवाइड करें, और इसमें आपको डिटेल्ड बजट, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ बजट और इकोनॉमिक सर्वे आपको मिल जाएंगे, और साथ ही साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी दोस्तों मिल जाएंगे, जिससे आपको पता लग जाएगा कि एग्जामिनर बजट और इकोनॉमिक सर्वे में कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है। और जो बच्चे साथ में सेंटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी हो गया हमारे पास, बैंकिंग हो गया, लेकिन उसी के साथ स्टेट करंट अफेयर मतलब स्टेट एग्जाम की भी प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो इसकी जरूरत पड़ेगी, और हम हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों इसके साथ आपकी स्टेट की प्रेपरेशन भी जो है हो जाएगी, लेकिन इसके लिए कोई अलग से सब्सक्रिप्शन नहीं है, एक ही सब्सक्रिप्शन है। आपने हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, ईमेल के थ्रू लॉग इन करें, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप हमारी 1 साल की या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। इसके ऊपर भी 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। ऑलरेडी प्राइस बहुत ज्यादा लो है, लेकिन अगर आप इस कोड का यूज करेंगे ASH10 तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट जो है वो जरूर मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का करंट अफेयर 16 अप्रैल 2021 का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ जो है वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपने वीडियो को लाइक करना है, 700+ लाइक्स हमें चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और साथ ही साथ शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम। बेल बटन को प्रेस कर दें अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। तो आज स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। Who is awarded with the second highest civilian French honor by French foreign minister? तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको मार्क कर लें, क्योंकि ये फ्रांस की गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया और ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जिसको एक नाम से और भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ
ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। तो याद करना है, नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर। एग्जामिनर आपको इस तरह से भी कंफ्यूज कर सकता है, जरूरी नहीं कि सेकंड हाईएस्ट अवार्ड ही कह के पूछेगा। तो आपने याद रखना है नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर, और ये अवार्ड दोस्तों मिला है गुनीत मोंगा को। तो बिल्कुल याद रखेंगे ये अवार्ड किसको मिला है, गुनीत मोंगा को मिला है। और किस काम के लिए मिला है, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन पूरे वर्ल्ड सिनेमा के अंदर, खास करके इंडो फ्रेंच प्रोडक्शंस में उनका बहुत बड़ा रोल है, और वुमेन एम्पावरमेंट और जेंडर इक्वालिटी के लिए उन्होंने काम किया है। तो गाइस याद रख लेना, आंसर क्या होगा इसका, गुनीत मोंगा होगा। और एक बात आप इनके बारे में और याद रख सकते हो कि 2019 के जो ऑस्कर अवार्ड्स थे, जिसको हम कहते हैं 91st अकेडमी अवार्ड्स, इन्होंने वहां पे शॉर्ट फिल्म कैटेगरी के अंदर, डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी के अंदर ऑस्कर अवार्ड जीता था। और इनकी शॉर्ट फिल्म जो थी उसका नाम क्या था, पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस 2018। ये जो है वो उनकी शॉर्ट मूवी थी जिसके लिए उनको ऑस्कर अवार्ड मिला था। और दोस्तों याद रखना है कि इनके इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी मूवीज के लिए काम किया है। लाइक गैंग्स ऑफ वसेपुर सीरीज में इन्होंने जो है वो बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले किया है। मसान मूवी के लिए, लंच बॉक्स मूवी के लिए, इवन लंच बॉक्स मूवी जो है वो उसको कांस फिल्म फेस्टिवल की तरफ से जो है वो एक अवार्ड भी मिला था। तो मतलब एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन काफी बच्चों ने नहीं सुना होगा, तो जरूर आपने याद रखना है। और दोस्तों याद रखना है, ये जो नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर है, इसके अंदर 3 कैटेगरीज हैं अलग अलग। लाइक एक कमांडर की कैटेगरी, एक ऑफिसर की कैटेगरी है, एक नाइट की कैटेगरी है। तो 3 कैटेगरीज हैं बेसिकली। और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो अवार्ड जीता गया है ऑफिसर की कैटेगरी में, वो ऑलरेडी पहले 2 इंडियंस जीत चुके हैं। लाइक बहुत पहले की बात है कि शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय बच्चन जो है वो इसमें अवार्ड जीत चुके हैं। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। और दोस्तों बाकी जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये भी आपके लिए अवार्ड जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक आप यहाँ पे देख रहे हो अमिताभ बच्चन जी का नाम। अमिताभ बच्चन जी को रिसेंटली एक अवार्ड दिया गया था जिसका नाम था FIAF। याद रखेंगे, FIAF, इसका मतलब है फिल्म आर्काइव्स अवार्ड मिला था इनको बाय द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स। मतलब इनका भी वर्ल्ड सिनेमा में कंट्रीब्यूशन और ट्रेडिशनल एस्पेक्ट्स को जिंदा रखने के लिए ये अवार्ड इनको दिया गया था 2021 का। ये आपने याद रखना है, और ये क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अगला नाम आप जो देख रहे हो यहाँ पे, वो देख रहे हो संजना कपूर। संजना कपूर को भी रिसेंटली दोस्तों अवार्ड दिया गया था। ये 2020 में दिया गया था, लेकिन ये अवार्ड था फ्रेंच ऑनर ऑफ थिएटर आर्टिस्ट। याद रखेंगे, फ्रेंच ऑनर ऑफ थिएटर आर्टिस्ट। नेक्स्ट आप जो नाम देख रहे हो इंपॉर्टेंट है, पुरानी न्यूज है, लेकिन फिर भी आप याद रख सकते हो। नाम क्या है, प्रियम चटर्जी। बिल्कुल याद रखेंगे। ये बहुत बड़े शेफ हैं दोस्तों, बहुत बड़े शेफ हैं, और इनको फर्स्ट इंडियन शेफ के तौर पे जो है वो फ्रेंच ऑनर दिया गया था। ये पहले इंडियन शेफ हैं जिनको फ्रेंच ऑनर मिला था। तो सारी ऑप्शन याद रखेंगे, और इसी के साथ आप यहाँ पे गुनीत मोंगा का पिक्चर जो है वो देख सकते हो, ताकि आपको लंबे समय तक जो है वो ये न्यूज क्या रहे, याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम बढ़ सकते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली लेजेंड ऑफ विच स्पोर्ट्स बलबीर सिंह जूनियर पास्ट अवे। और कौन सी स्पोर्ट्स से बलबीर सिंह जो है वो बिलोंग करते थे, उनका देहांत जो है वो हो गया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पंजाब से बिलोंग करते हैं, जलंधर एरिया से बिलोंग करते हैं पंजाब के। और 1958 की जो एशियन गेम्स हुई थी, याद रखना है, 1958 की जो एशियन गेम्स थी, उसमें जो इंडियन हॉकी टीम सिल्वर मेडल लेके आई थी, ये उस टीम के हिस्सा थे। मतलब अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है यार, कोई भी अगर टीम बड़े लेवल पे जो है वो गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल लेके आती है, जब हम क्रिकेट की बात करते हैं वर्ल्ड कप लेके आती है, तो उसमें जितने भी सदस्य हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये भी उस टीम का हिस्सा थे, इंडियन हॉकी टीम का, जो सिल्वर मेडल लेके आई थी 1958 की एशियन गेम्स में। इसका मतलब यार यहां से आंसर क्लियर है कि कौन सी गेम से संबंध रखते थे, हॉकी से। और नाम जरूर याद रखना है, बलबीर सिंह जूनियर, ये इनका नाम है। और ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, मेरे ख्याल से इसमें मुश्किल नहीं होगा, बलबीर सिंह लिखा हुआ है, तो मेरे ख्याल से सारे बच्चों को पता होगा कि मैक्सिमम लोग जो है वो कहां से बिलोंग करेंगे, पंजाब से। इनको नर्सरी ऑफ हॉकी टीम भी कहा जाता था, या नर्सरी ऑफ हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया भी कहा जाता था। ये इन्होंने बाद में इंडियन आर्मी में सर्व किया, 1962 में इंडियन आर्मी में सर्व किया, फिर 1984 में एज ए मेजर ये क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। और इन्होंने अपनी हॉकी टीम जो के अंदर जो शुरुआत थी वो 1951 के अंदर की थी। तो मतलब काफी चीजें यहां से आपको पता लगी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इनका नाम और इनकी गेम जो है वो आपने याद रखनी है। और आप इनका चेहरा जो है वो यहां पे देख सकते हो, यंग बलबीर सिंह जूनियर देख सकते हो, ओल्ड
ओल्ड जूनियर सिंह बलबीर सिंह जूनियर जो है वो देख सकते हो 88 की उम्र में जो है वो इनका क्या हो गया, देहांत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन क्रिकेटर पेन्ड हिज मेमोयर बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। तो एक मेमोरी बेस्ड जो है वो बुक लिखी है, उन्होंने अपनी यादें लिखी हैं, जो भी उन्होंने सीखा है क्रिकेट से, लाइफ से, उसके बारे में जो है वो लिखा है। तो यहां पे आप बताएंगे कि कौन से क्रिकेटर की हम यहां पे बात कर रहे हैं। तो ऐसा करते हैं, एक एक ऑप्शन करके देखते हैं। सबसे पहले युवराज सिंह। तो युवराज सिंह आंसर नहीं हो सकता क्योंकि उन्होंने अपना मेमोयर बेस जो है वो लिखा हुआ है ऑलरेडी, और उन्होंने दो बंदों के साथ और मिलकर लिखा था जिसका नाम था द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो याद रखना है, ये युवराज सिंह की एक तरह की ऑटोबायोग्राफी है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। और सचिन तेंदुलकर की जो है वो ये नहीं हो सकती बुक, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख चुके हैं, और वो ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है दोस्तों, वो भी आपने जो है वो याद रखना है। और मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसको ये बुक का नाम जो है वो याद नहीं होगा। यस, बहुत से बच्चे आंसर दे जाते हैं। साथ ही साथ प्लेइंग इट माई वे, बिल्कुल सही कहा सब बच्चों ने, ये भी आपने जो है वो याद रखना है। और चौथी ऑप्शन जो आप देख रहे हो वो कौन सी देख रहे हो आप, सौरव गांगुली की। सौरव गांगुली ने एक बुक लिखी थी दोस्तों, वो कौन सी थी, ये बुक थी दोस्तों ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। याद रखना है, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, ये बुक थी जो सौरव गांगुली ने लिखी थी। तो इसका मतलब आंसर एक ही बचा, और वो कौन सा बचा है, सुरेश रैना। और नाम से पता लग रहा है सुरेश रैना ने ये बुक क्यों लिखी है, क्योंकि उन्होंने बताया है कि इसमें कि मैंने लाइफ और क्रिकेट से क्या क्या चीजें जो हैं वो सीखी हैं। तो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट नाम है, और सुरेश रैना अपने आप में जो है वो बहुत से ब्रांड एम्बेसडर्स जो है वो डील कर रहे हैं, बहुत से आप कह सकते हो कंपनीज के ब्रांड एम्बेसडर। सुरेश रैना एक ऐसे पहले इंडियन बैट्समैन थे जिन्होंने तीनों फॉर्मेट के अंदर जो है वो सेंचुरी लगाई थी, मतलब ओडीआई फॉर्मेट के अंदर भी, टेस्ट के अंदर भी, और टी20 के अंदर भी। ऐसे पहले प्लेयर हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट के अंदर जो है वो सेंचुरी लगाई थी। और ये ऐसे भी इंडियन प्लेयर हैं जिन्होंने टी20 के अंदर जो है वो 6000 रन भी पहले पूरे किए, और 8000 रन पूरे करने वाले भी पहले बैट्समैन हैं। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, क्योंकि आईपीएल में इनका बहुत बड़ा दबदबा है, चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से ये खेलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, लेकिन आप एक बहुत ही सुंदर सा कवर पेज देख सकते हो, सुरेश रैना। और ये बुक जो है वो को ऑथर जो है वो किसने की है, मतलब इस बुक को साथ में किसने लिखना है, ये लिखा है दोस्तों भारत सौंदरेसन ने। तो याद रखना है, भारत सौंदरेसन ने इसको मिलके जो है वो सुरेश रैना के साथ लिखा हुआ है। तो बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स प्लान टू सेंड इट्स फर्स्ट रोवर टू मून बाय 2022। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रोवर। और इस रोवर को दोस्तों मून तक पहुंचाने में हेल्प कौन करेगा, इसको हेल्प करेगा जापान। मतलब जापान का एक आई स्पेस कंपनी है जो अपना लैंडर जो है वो भेजेगी और रोवर को वहां पे उतारने की हेल्प करेगी। और इस रोवर का नाम दोस्तों दुबई की रूलिंग फैमिली के नाम से रखा गया है। दुबई के जो करंट रूलर, मतलब आप कहोगे शेख मोहम्मद बिन राशिद, तो उनके नाम से इसको रखा गया, इसलिए नाम क्या होगा इसका, राशिद। तो इस तरह से आपने इसको याद रखना है। इसका मतलब अगर ये सक्सेसफुल हो जाते हैं तो ये उन कंट्रीज में शामिल हो जाएंगे जो अपना ल्यूनर सरफेस पे स्पेसक्राफ्ट उतारने में सक्सेसफुल हो चुके हैं, जैसे कि यूएस, रशिया, चाइना। ये उन कंट्रीज के नाम हैं जो कि ल्यूनर सरफेस पे अपने स्पेसक्राफ्ट को उतारने में सक्सेसफुल हो चुके हैं। इंडिया ने कोशिश की थी, लेकिन वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम, आप कह सकते हो कि अब इंडिया भी जो है वो इसमें सक्सेसफुल हो जाएगा। थोड़ी सी कोशिश हमारी रही है, लेकिन आपने इसके बारे में याद रखना है कि यूए के जो रोवर का नाम होगा वो क्या होगा, राशिद होगा। और किसके नाम से रखा गया, दुबई के रूलिंग फैमिली के किंग जो है शेख मोहम्मद बिन राशिद के नाम से इसको रखा गया। और कौन सी कंट्री हेल्प कर रही है वहां पे इसको पहुंचाने में, जापान जो है वो इसको क्या करेगा, हेल्प करेगा। लेकिन इसको लॉन्च कहां पे किया जाएगा, इसको लॉन्च किया जाएगा कैनेडी स्पेस सेंटर इन फ्लोरिडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो लॉन्च यूएसए में किया जाएगा, हेल्प कर रहा है जापान, लेकिन मिशन किसका है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का। तो देख सकते हो, और वहां पे ये स्टडी करेगा रोवर की ल्यूनर सरफेस कैसा है, मून सरफेस जो है वो किस तरह से जो है वो चेंज हो रहा है, और ल्यूनर पार्टिकल जो है वो किस तरह से जो है वो वहां पे चेंज हो रहे हैं। तो इसके बारे में जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, और नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। लेकिन यार सारे दोस्तों से कहना चाहूंगा 700+ लाइक्स जो है वो हमें प्रोवाइड करें, शेयर करें वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री साइंड एमओयू विद विच कंपनी टू एनहेंस फार्मर्स इनकम इन 100 विलेजेस ऑफ 6 स्टेट्स। और आपने याद रखना है कि यार ये 6 जो स्टेट्स हैं इसमें डिस्ट्रिक्ट्स चुनी गई हैं, इन डिस्ट्रिक्ट में 100 गांव चुने गए हैं, क्योंकि आपको पता है कि 2022 तक का हमारा लक्ष्य है कि हमने फार्मर्स की इनकम को क्या करना है, डबल करना है। तो बिल्कुल याद रहेगा कि हमने फार्मर्स की इनकम को डबल करना है। और ये जो यहाँ पे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने टाई अप किया है, ये 6 स्टेट के साथ टाई अप किया, लेकिन ये कितना साल चलेगा, ये 1 साल तक चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी 2021 चल रहा है दोस्तों, 2022 तक जो है मतलब हमने फार्मर्स की इनकम को डबल करना था। तो मैक्सिमम स्टेट्स वो हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी जो है वो क्या करती है, रूल करती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, 2 स्टेट्स आपको याद रहेंगे, गुजरात आपको याद रहेगा, मोदी जी वहीं से हैं, हरियाणा आपको याद रहेगा। ये 4 वो मेजर स्टेट्स हैं जहां पे बीजेपी क्या करती है, रूल करती है। फिर आ गया दोस्तों राजस्थान, एक आ गया हमारे पास आंध्र प्रदेश। तो ये 6 स्टेट्स हैं जहां पे ये स्कीम जो है वो क्या की जाएगी, इंप्लीमेंट की जाएगी। और इसका टाइम पीरियड 1 साल का होगा। और साथ में कौन सी कंपनी हेल्प कर रही है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया इसमें क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें जो इनपुट कॉस्ट है वो फार्मर्स को समझाई जाएगी कि किस तरह से आप इस इनपुट कॉस्ट को क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो, और किस तरह से जो है वो आप पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हो, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, किस तरह से आप फसल को अच्छे तरीके से जो है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड मेथड में एग्रीकल्चर कर सकते हो, और स्मार्ट तरीके से जो है वो अब नई चीजों का यूज करके जो है वो एग्रीकल्चर बेहतर कर सकते हो। और साथ ही साथ इसको पायलट प्रोजेक्ट के बेसिस पे दोस्तों छोटे छोटे एरिया में जो है वो रिसेंटली स्टार्ट किया गया है, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो इसको स्टार्ट किया जा रहा है। और इसमें इन्वॉल्व कौन है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। बिल्कुल याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज जो है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ ये टाई अप है। किसके लिए, फार्मर्स के लिए इनकम को डबल करना है हमने 2022 तक, लेकिन 6 स्टेट्स याद रखेंगे, 100 विलेजेस जो है वो आपने क्या रखने हैं, याद। और कई बार जो यूपीएससी के स्टूडेंट है, ईपीएफओ के स्टूडेंट है, वो भी याद रखेंगे। कई बार आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू करके पूछ लेते हैं। ये 6 स्टेट्स हैं दोस्तों, 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये याद रखें, 10 डिस्ट्रिक्ट में 100 विलेजेस हैं। तो इस तरह से याद रखना है, 6 स्टेट्स, 10 डिस्ट्रिक्ट और 100 विलेजेस में प्रोग्राम 1 साल तक चलेगा, और इनकी फार्मर्स की इनकम डबल होनी चाहिए, ये सरकार का टारगेट है। और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया दोस्तों न्यूज में रहा है, क्योंकि रिसेंटली इन्होंने नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ भी टाई अप किया है कि ये 1 लाख अंडर सर्व्ड वुमेन को क्या करेंगी, अंडर सर्व्ड वुमेन को डिजिटल स्किल्स प्रोवाइड करेंगी अगले 10 महीने के अंदर। ये माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का टारगेट है, एनएसडीसी मतलब नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ मिलके, ये भी आपने याद रखना है। और यहां पे माइक्रोसॉफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी हो जाती है आपके लिए। ग्लोबल सीईओ कौन है इसके, सत्या नडेला, और इसका जो ग्लोबल हेडक्वार्टर है वो कहां पे है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और यहां पे दोस्तों एक मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट हो जाती है, और वो कौन सी है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। और यहां पे आप देख सकते हो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है हमारे पास, नरेंद्र सिंह तोमर। और नरेंद्र सिंह तोमर जी की दोस्तों कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, याद रखेंगे, मोरेना जो है वो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कहां पे, मध्य प्रदेश के अंदर। मिनिस्टर ऑफ स्टेट 2 हैं हमारे पास, कौन है, परषोत्तम रुपाला हैं, और साथ में कौन है, कैलाश चौधरी हैं। तो दोनों के दोनों आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। रिसेंट रिलेटेड न्यूज भी कर चुके हैं, सारी चीजें कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, अटल इनोवेशन मिशन हैज अनाउंस्ड इट्स पार्टनरशिप विद whom फॉर एम्पावरिंग अटल टिंकरिंग लैब स्कूल स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया। तो यार स्टूडेंट्स को और एम्पावर करना है, स्टूडेंट्स को एम्पावर करने के लिए उनको नई टेक्नोलॉजी प्रदान की जाएगी। वो टेक्नोलॉजी मिलेगी अटल टिंकरिंग लैब की तरफ से। और अटल टिंकरिंग लैब जो है वो किसका इनिशिएटिव है, अटल इनोवेशन मिशन का। तो अटल टिंकरिंग लैब का दोस्तों यही मिशन होता है कि यहाँ पे नए स्टूडेंट्स को हम एंटरप्रेन्योर किस तरह से बना सकते हैं, उनको किस तरह से उनकी स्किल्स को यूज कर सकते हैं, कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नए इनोवेशन मेथड जो हैं वो लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों अब इन्होंने टाई अप किया है, ये टाई अप है AICTE के साथ, मतलब मैं बात कर रहा हूं ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के साथ इन्होंने टाई अप किया है। और ये जितने भी अटल टिंकरिंग लैब स्कूल स्टूडेंट्स हैं सबको क्या करेंगे, ये इनोवेट स्किल्स जो है वो पैदा करने के बारे में जो जानकारी प्रोवाइड करेंगे। मतलब मेन लक्ष्य यही है कि स्कूल स्टूडेंट्स को एम्पावर करना है, नए इनोवेटर्स पैदा करने हैं पूरे इंडिया के अंदर, उनको फ्यूचर रेडी बनाना है नई स्किल्स को प्रोवाइड करके। इससे क्या होगा कि जो अटल टिंकरिंग लैब्स हैं जितनी भी इंडिया के अंदर हैं उन सबको अडॉप्ट कर लेगा कौन, AICTE जो है वो अडॉप्ट
अडॉप्ट कर लेगा। और ये न्यू या आप कह सकते हो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का उद्देश्य भी है कि हमने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और स्कूल्स के बीच में जो गैप है वो हमने क्या कर देना है, खत्म कर देना है। तो इसी लक्ष्य के साथ जो है वो ये टाई अप जो है वो किया गया है। लेकिन आपने इसमें याद क्या रखना है, अटल इनोवेशन मिशन के जो नए मिशन डायरेक्टर लगाए गए हैं दोस्तों, वो कौन है, डॉक्टर चिंतन वैष्णव। तो ये आपने जो है वो नाम याद कर लेना है, डॉक्टर चिंतन वैष्णव। और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन इतना ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एक आधी बार न्यूज़ में रहा है। और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों होगा न्यू दिल्ली और चेयरमैन है अनिल डी सहस्रा बुधे। तो याद रखेंगे अनिल डी सहस्रा बुधे, ये इनका नाम है। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी आपने याद रखना है अटल इनोवेशन मिशन। और साथ ही साथ जो है वो AICT का टाई अप है, ताकि जो अटल टिंकरिंग लैब्स हैं उनको और इनोवेटिव बनाना है। सारी की सारी अटल टिंकरिंग लैब जितनी भी इंडिया के अंदर हैं विल बी अडॉप्टेड बाय दी AICTE। और इससे क्या होगा, जो गैप है स्कूल लेवल का और साथ ही साथ जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का, उसका गैप जो है वो खत्म हो जाएगा, स्टूडेंट्स को और जहां प्रोत्साहन मिलेगा। तो अटल इनोवेशन मिशन AICT टाई अप किया है अटल टिंकरिंग लैब्स एंड एम्पावरमेंटर स्कूल स्टूडेंट्स इनोवेटर क्रॉस दी कंट्री। तो सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। विच स्मॉल फाइनेंस बैंक मेड ए पार्टनरशिप विद फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल कंपनी नीरा टू स्ट्रेंथन इट्स डिजिटल फुटप्रिंट एंड ऑनबोर्ड इट्स कस्टमर फॉर पर्सनल लोन्स। तो कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक कंपनी के साथ टाई अप किया जो कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल कंपनी है, और उस कंपनी का नाम क्या है दोस्तों, नीरा, कि वो अपने स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो डिजिटल फुटप्रिंट है लोगों तक पहुंच सके आसानी से, और जो लोग हैं वो एप्लीकेशन के थ्रू ही जो है वो क्या कर सकते हैं, लोन जो है वो ले सकते हैं। खास करके जो लोग लो इनकम से हैं उनको जो है वो लोन मिल सकता है। और ये बैंक दोस्तों कौन सा है, ये बैंक है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो याद रखना दोस्तों, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो इसका आंसर होगा। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना दोस्तों 2017 में की गई थी और हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु कर्नाटका में है। इसके MD और CEO कौन है, नितिन चुग। याद रखेंगे, नितिन चुग इसके MD और CEO हैं। और टैगलाइन क्या है, बिल्ड ए बेटर लाइफ। तो मेरे ख्याल से सारे बच्चों को याद रहेगा, बिल्ड ए बेटर लाइफ जो है वो इसकी क्या रहेगी, टैगलाइन। और दोस्तों जो आप पहली दो ऑप्शंस देख रहे हो, लाइक कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक और इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये इंडिया के पहले दो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं। याद रखेंगे, फर्स्ट टू स्मॉल फाइनेंस बैंक्स ऑफ इंडिया वो कौन है, कैपिटल एंड इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये दोनों चीजें जो है वो आपने याद रखनी है। और एक चीज और याद रखोगे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस पूरे टाई अप का, कि यार जो अनसर्व्ड लोग हैं या अंडरसर्व्ड लोग हैं, कस्टमर जिनको लोन चाहिए और उनको नहीं मिल पा रहा, तो वो क्या करेंगे, इस नीरा एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। नीरा एप्लीकेशन के थ्रू जो है वो लो इनकम सैलरीड पर्सन जो होंगे उनको लोन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। यही उद्देश्य है कि जो सैलरीड कस्टमर हैं वो अपने पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें खासियत क्या है, ये सिर्फ उनके लिए है जो सैलरीड हैं, जिनको पैसे मिल रहे हैं लेकिन उनकी इनकम कम है, जो उनकी सैलरी है वो कम है, इसीलिए जो है वो उनको लोन की जरूरत है। पर्सनल लोन जो है वो उनको मिल जाएगा नीरा एप्लीकेशन के थ्रू। ये होगा दोस्तों जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। और एक रीसेंट रिलेटेड न्यूज बताता हूं जो बहुत ही काम की है और खास करके बैंकिंग के स्टूडेंट्स के लिए, कि यार एक बैंक आपने सुना होगा जिसका नाम है शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों न्यूज के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है जो स्मॉल फाइनेंस बैंक में क्या किया जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा। क्योंकि RBI की गाइडलाइंस थी कि अगर कोई वॉलेंट्री कोऑपरेटिव बैंक जो है वो स्मॉल फाइनेंस बैंक में आना चाहता है तो एप्लीकेशन दे सकता है। और इनका दोस्तों एक्सेप्ट हो चुका है, शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। अब क्या बनेगा, स्मॉल फाइनेंस बैंक बनेगा। तो मेरे ख्याल से सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात कर चुके हैं। नीरा एक एप्लीकेशन है, एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल फर्म है, तो उसके बारे में आप याद रख सकते हो। और डिजिटली जो है वो अपनी एप्लीकेशन के थ्रू जो सैलरीड कस्टमर्स हैं जिनकी इनकम कम है वो लोन जो है वो यहां से ले सकते हैं। और जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक वो लोन जो है वो प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, ओबराय ग्रुप साइंड एन MOU विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव। मतलब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ओबराय ग्रुप के जो होटल्स हैं, जो उनके रिजॉर्ट्स हैं, तो उसमें जो है वो प्रोवाइड करेंगे हमें क्लीन एनर्जी। और वो कंपनी जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दोस्तों कौन सी है, तो मैं आपको एक हिंट दे देता हूं यहां पे कि वो कंपनी जो है हमारे पास वो कौन सी है। वो कंपनी है हमारे पास EESL। और मेरे ख्याल से काफी बच्चों को पता नहीं है EESL का मतलब जो है वो क्या होगा। ये होगा दोस्तों एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। क्या होगा, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। और
ये कंपनी है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है, और ये कंपनी जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट एनर्जी सर्विस कंपनी है। याद रखना है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट एनर्जी सर्विस कंपनी है। और इससे होगा क्या, इससे जितने भी ओबराय ग्रुप के होटल्स हैं या उनके आप कह सकते हो रिजॉर्ट्स हैं, उसमें क्लीन एनर्जी की अपॉर्चुनिटीज जो पैदा करने में उनको हेल्प करेगा कौन, ईईएसएल हेल्प करेगा। मतलब सीधा कह सकते हो कि किस तरह से एनर्जी को सेव करना है, किस तरह से कार्बन एमिशन को कम करना है, उसके बारे में जानकारी जो है वो ईईएसएल देगा। और रिसेंटली आपने एक बात और याद रखनी है कि रिसेंट रिलेटेड न्यूज़ के अंदर ईईएसएल ने रिसेंटली एक टाई अप किया है किसके साथ, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब नहाई के साथ एक टाई अप किया है कि जितनी भी नहाई की स्टैब्लिशमेंट्स होंगी, चाहे वो रोड्स हैं चाहे कुछ भी है, जितनी भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो स्टैब्लिशमेंट्स होंगी, उसमें भी क्लीन एंड एनर्जी, मतलब क्लीन एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करने के लिए कौन हेल्प करेगा, ईईएसएल जो है वो हेल्प करेगा। और ईईएसएल दोस्तों कब स्टैब्लिश किया गया था, 2009 में स्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। इसके चेयरमैन कौन है, राजीव शर्मा। तो याद रखेंगे कौन है चेयरमैन, राजीव शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, और यहां पे आप देख भी सकते हो ओबराय ग्रुप और ईईएसएल का ये टाई अप है जो एनर्जी एफिशिएंट इनिशिएटिव्स के ऊपर काम करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द एप्लीकेशन विच वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट द मेंटल वेलबींग ऑफ इंडियन सिटीजन्स। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको लेके आए, और इस एप्लीकेशन का आप कह सकते हो कि आज के टाइम पीरियड पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, इनकम जो है वो लोगों की कम हो चुकी है बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, या आप कह सकते हो 2020 का जो कोविड-19 का टाइम पीरियड रहा है यार, उसमें लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान हो चुके हैं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो है वो ऐप लोगों तक पहुंच सके और लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं वो चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। और इस ऐप का दोस्तों नाम क्या है, मानस। तो याद रखेंगे इसका मतलब है मेंटल हेल्थ, लिख देता हूं मैं यहां पे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना रहे, मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मेल्सी अगमेंटेशन सिस्टम। तो ये एप्लीकेशन का नाम आपने याद रखना है, मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मेल्सी अगमेंटेशन सिस्टम। इससे क्या होगा कि जो लोग मेंटल हेल्थ का शिकार हैं, या आप कह सकते हो जो लोग सिर्फ किनारे पे हैं कि यार किसी भी टाइम पीरियड पे वो उसमें घुस सकते हैं, मेंटल हेल्थ जो है वो उनकी खराब हो सकती है, तो उसके लिए ये ऐप का लॉन्च किया गया है। तो इसको ओपन करके आप जो है वो काफ़ी तरह की चीज़ें जो है वो सीख सकते हो, देख सकते हो कि किस तरह से जो है वो आप चीज़ों को बेहतर बना सकते हो। इसमें हेल्थ और वेलनेस एफर्ट्स जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से की गई हैं, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज की तरफ से की गई हैं, और जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, नेशनल बॉडीज हैं, उसमें एक ऐसे इंटरफेस बनाए गए कि लोग जो है वो इसके अंदर इसका शिकार ना हो। और इसमें पॉजिटिव मेंटल हेल्थ को प्रमोट किया जाएगा, खास करके एज 15 से 35 के बीच में जो हमारी यूथ है उसको जो है वो हमने इससे बचाना है, इसके ऊपर फोकस किया गया है। और साथ ही साथ इसको इंटीग्रेट कर दिया गया है नेशनल हेल्थ मिशन के साथ, पोषण अभियान के साथ, ई संजीवनी के साथ, और जितनी भी अदर एप्लीकेशन है जो कि फूड हेल्थ से रिलेटेड हैं वो इसके साथ जो है वो अपने आप ही इंटीग्रेट हो जाएंगी। और सरकार ने स्पेशली 40 करोड़ रुपीज जो है वो स्पेशली फॉर द मेंटल हेल्थ जो है वो रखे हैं, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है उसके लिए पैसा जो है वो रखा हुआ है। और आपको पता है कोविड-19 पैंडेमिक के कारण इसमें और भी पैसा खर्च करने की जरूरत जो है वो पड़ सकती है। तो ये सारी चीजें जो है वो आप याद रखोगे। और इसको लॉन्च जो है वो दोस्तों किसने किया है, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर जो गवर्नमेंट के हैं प्रोफेसर के विजय राघवन, तो उन्होंने इसको लॉन्च किया। और एप्लीकेशन का नाम जो है वो आप जरूर याद रखेंगे, क्या नाम है दोस्तों, मानस। लेकिन बाकी ऑप्शंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भी आप देख सकते हो। जैसे आप देख रहे हो सबसे पहले अपूर्ति एप्लीकेशन। अपूर्ति एप्लीकेशन दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से इसको स्टार्ट किया गया था। इसका मतलब था कि जितनी भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की ई टेंडरिंग होगी, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो ऑनलाइन दिए जाएंगे, ई टेंडरिंग होगी या ई ऑक्शन होगी, जो भी ऑनलाइन ऑक्शन होगी उसको इस एप्लीकेशन के ऊपर आप देख सकते हो। मतलब इससे ट्रांसपेरेंसी रेलवे की क्या होगी, इंप्रूव होगी। नेक्स्ट एप्लीकेशन दोस्तों कौन सी है, उमंग एप्लीकेशन। इसको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने जो है वो लॉन्च किया था। क्यों लॉन्च किया था, ताकि जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं, वो सारी की सारी लोगों तक पहुंच सके। इवन जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी सर्विस दे रहे हैं उसको भी इसी प्लेटफॉर्म के अंदर जो है वो जोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों जीवन सेवा ऐप। लेकिन दोस्तों ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं है, ये दिल्ली गवर्नमेंट ने जो है वो इसको स्टार्ट किया है। और दिल्ली गवर्नमेंट में जो उनके उस टाइम पे हेल्थ मिनिस्टर से सत्येंद्र जैन, उन्होंने इसको स्टार्ट किया। इसका मतलब था कि जो कोविड के पेशेंट हैं उनको टाइम पीरियड पे जो है वो सही टाइम पीरियड पे ट्रांसपोर्ट जो है वो किया जा सके। वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो वो दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। सिंपल है, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में जो उनको लेके जाया करा जाए। तो सारी एप्लीकेशन को याद करना है, लेकिन मानस यहाँ पे क्या होगा, आंसर होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जितनी भी चीजें हम कवर कर चुके हैं। और एज ग्रुप जरूर याद रखना है, 15 से लेकर 35 तक।
नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, हु अनाउंस टू इन्वेस्ट $100 million इन जेसी फ्लावर्स इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड टू हेल्प इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन सॉल्विंग डिस्ट्रेस एसेट्स। अभी हम स्ट्रेस की बात कर रहे थे और सबसे ज़्यादा जो हम कह सकते हैं कि कोविड-19 के कारण जो पिछड़ गया है वो है हमारा एमएसएमई सेक्टर। और एमएसएमई सेक्टर की चिंता करनी दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि अगर हम चिंता नहीं करेंगे एमएसएमई सेक्टर की तो जो सप्लाई और हम कह सकते हैं डिमांड की चेन है वो गड़बड़ा सकती है। और कोविड के कारण ये एमएसएमई सेक्टर बिल्कुल ही खत्म होता जा रहा है, जिसके कारण जो है वो इनको किसी तरह की फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत थी। तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसमें हेल्प कर रही है। उस ऑर्गेनाइजेशन का दोस्तों नाम क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। और आपको पता है ये ऑर्गेनाइजेशन किसका ग्रुप है, मतलब किसका काम करेगा? ये है दोस्तों वर्ल्ड बैंक ग्रुप की एक ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक ग्रुप की एक ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखना आपने, इसका हेडक्वार्टर भी आपको कहां मिलेगा? यहां पे वर्ल्ड बैंक का है, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन डीसी के अंदर। तो सिंपल याद रखना है, ताकि जो उनके एनपीएस हैं उनको कवर किया जा सके, वो एनपीए जो हैं वो अपना उतार सकें। और जितने भी डोमेस्टिक लेंडर्स हैं, इतना याद रखना है कि ये सिर्फ किसको हेल्प करेगा? डोमेस्टिक लेंडर्स को हेल्प करेगा जो ऑलरेडी इंडिया में हैं, जो उनके डिस्ट्रेस एसेट है, जो एनपीएस हैं, उनको उतारने में हेल्प करेगा, और ताकि वो नया लोन जो है वो ले सके मार्केट से। और ये खास करके उन फर्म्स को कवर करेगा जो छोटी फर्म्स हैं या मिड साइज्ड फर्म्स हैं, क्योंकि उनको ज्यादा नुकसान हुआ है, बड़ी फर्म्स को इतना नुकसान नहीं हुआ जितना मिड साइज्ड फर्म्स को हुआ है, या आप कह सकते हो छोटी फर्म्स को हुआ है, ताकि उसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो जॉब उनकी ना जाए और पेंडेमिक के इफेक्ट को वो क्या कर सकें? उतार सकें। तो इसलिए आपने इसको याद रखना है। और क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे इसको याद रखना है, और फंड का नाम जरूर याद रखना है, जेसी फ्लावर्स फंड। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है, द सॉल्ट सिस्टम फाउंडेशन साइंड ए स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट विद हुम फॉर प्रमोटिंग स्टेम बेस्ड इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें आपको पता होना चाहिए कि यार इस स्टेम का मतलब जो है वो बेसिकली क्या है। मतलब अटल इनोवेशन मिशन जो है वो इसमें साथ जरूर देगा। तो फिर से नाम किसका आ गया? अटल इनोवेशन मिशन। और मैं दोबारा से बता रहा हूं कि नए मिशन डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं? डॉक्टर चिंतन वैष्णव। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन 99% चांस है कि इवन 100% चांस है कि ये क्वेश्चन आएगा। और द सॉल्ट सिस्टम फाउंडेशन के साथ टाई अप किया गया है कि अटल इनोवेशन मिशन के अंदर जितने भी इनोवेशंस होंगी या जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उस सिस्टम को प्रमोट किया जाएगा, और खास करके स्टेम एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा। स्टेम का मतलब है दोस्तों साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, इसके ऊपर फोकस किया जाएगा। और नई एंटरप्रेन्योरशिप, जो नए यूथ हैं उसको इसके अंदर जो है वो प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे क्या होगा? इसमें एक फोकस और भी किया गया दोस्तों, आजकल इसकी जरूरत भी है, इंटर कंट्री। ये वर्ड बार बार इसके अंदर लिया गया। इंटर कंट्री कोलैबोरेशन जरूरी है स्कूल्स के अंदर। मतलब हमारे बच्चे जो है वो किसी और इंटरनेशनल स्कूल में जाएं, उसके बच्चे हमारे यहाँ पे आएं, तो इससे क्या होगा कि नई इनोवेशन, नई स्किल्स और नई कल्चरल इंटरेक्शंस होगी स्टूडेंट्स के बीच में, जिससे क्या होगा? और एक्सप्लोर कर सकते हैं चीज़ों को, और चीज़ें सीख सकते हैं। तो इसमें 3 चीज़ों के ऊपर फोकस होगा कि जो इंटर कंट्री हमारा कंटेंट होगा उसमें सेल्फ लर्निंग कंटेंट होगा, उसमें जो है वो हैकथन्स होंगी, मतलब मीटिंग्स होंगी, नए चैलेंजेस होंगे, और साथ ही साथ जो है वो इंटर कंट्री अकेडमिया कोलैबोरेशंस तो होगी ही होगी। और द सॉल्ट सिस्टम ने कह दिया है कि जितनी भी अटल टिंकरिंग लैब्स हैं उनके जो चैलेंजेस होंगे और हैकथन्स होंगे वो द सॉल्ट सिस्टम डिजाइन करेगा, द सॉल्ट सिस्टम ही उसको आगे बढ़ाएगा, ताकि नई तरह की इनोवेशन टेक्नोलॉजी के बारे में देखा जा सके, नई सोल्यूशन जो है हमारे पास आ सके। बिल्कुल याद रखना, द सॉल्ट सिस्टम आपको पता ही है दोस्तों, फ्रांस की एक जो है वो क्या है? कंपनी। इसका ग्लोबल हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फ्रांस में है। और अटल इनोवेशन मिशन के बारे में बात कर चुके हैं। तो यहां पे भी देख सकते हो द सॉल्ट सिस्टम एंड अटल इनोवेशन मिशन, और उन्होंने कर दिया है कि फ्यूचर इनोवेटर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स को द सॉल्ट सिस्टम क्या करेगा? तैयार करेगा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन फिर से आपने वीडियो को लाइक करना है, 700+ लाइक्स प्रोवाइड करना है, शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, बेल बटन को प्रेस कर दें अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं। हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ हैती? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ चुका है और वो है इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन, और यहाँ पे एक कंट्री की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हैती की बात हो रही है। हैती आपको पता होना चाहिए कैरेबियन आइलैंड वाली साइड पे आपको मिल जाएगा। कैरेबियन आइलैंड्स का एक पार्ट है, और यहाँ पे इसकी कैपिटल कौन सी है? पोर्ट ऑफ प्रिंस। याद रखना है, पोर्ट ऑफ प्रिंस इसकी कैपिटल है।
और इसकी करेंसी कौन सी है? हैथियन गॉड, GOURDE, दिस इज द करेंसी ऑफ द हैती। और दोस्तों किसको बनाया गया है नया प्राइम मिनिस्टर ऑफ हैती? नाम है उनका क्लाउडे जोसेफ, मतलब क्लॉड जोसेफ भी आप नाम ले सकते हैं, क्लाउडे जोसेफ भी ले सकते हैं, लेकिन जो भी आपको समझ आए, लेकिन हमें स्मार्ट वर्क करना है, हमने ऑप्शन को जो है वो क्या रखना है, याद रखना है। लेकिन दोस्तों इसमें और भी नाम जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हो, यहां पे एक नाम आपको मिलेगा डेनिस ससाओ नोगेसो। डेनिस ससाओ नोगेसो जो है वो किसके प्रेसिडेंट बने हैं रिसेंटली? ये दोस्तों प्रेसिडेंट बने हैं कॉन्गो के। तो याद रखेंगे ये कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट बने हैं? कॉन्गो के प्रेसिडेंट बने हैं। नेक्स्ट नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आने के चांसेस भी ज्यादा हैं, सामिया सुलूहू हसन। ये मैं बहुत बार क्वेश्चन करवा चुका हूं, आगे भी करवाता रहूंगा। ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है दोस्तों, किसकी? तंजानिया की। किसकी? तंजानिया की। एक दोस्तों आप नाम और देख रहे हो, लेकिन वो किसी कंट्री के नहीं बने हैं, वो बने हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के। और दोस्तों नाम है थॉमस बेक, और ये बने हैं किसके प्रेसिडेंट? ये बने हैं प्रेसिडेंट इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के, या आप कह सकते हो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? थॉमस बेक। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यस। और दोस्तों एक नाम मैं और बताता हूं, जैसे आपने सामिया सुलूहू कहा है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया, वैसे ही आपने एक नाम और याद रखना है, कजा क्लास। कजा क्लास जो है वो बनी है फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ एस्टोनिया। ये दोनों क्वेश्चन आपने रट लेने हैं, दोनों क्वेश्चन को याद कर लें। और हैती के बारे में बता चुका हूं, एक बार आप क्लाउड जोसेफ का जो चेहरा वो देख सकते हैं, ताकि आपको लंबे समय तक न्यूज जो है वो याद रहे। कैपिटल मैं आपको बता चुका हूं, बिल्कुल याद रखेंगे कि कैपिटल कौन सी है, पोर्टो प्रिंस है, और साथ ही साथ जो करेंसी है वो कौन सी है? हैथियन गॉड, GAURDE। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज्ड 4 बुक्स ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ BR अम्बेडकर। कौन से नंबर की बर्थ एनिवर्सरी BR अम्बेडकर जी की सेलिब्रेट कर रहे हैं हम, ये आपने जो है वो मुझे बताना है। और इस टाइम पीरियड पे उन्होंने जो है वो लॉन्च की हैं 4 तरह की बुक्स जो उनकी जीवन शैली के बारे में बताती हैं। और आपको दोस्तों पता होना चाहिए उनका जन्म जो है वो 14 अप्रैल 1891 में जो है वो जन्म हुआ था BR अम्बेडकर जी का। और 14 अप्रैल को अगर 1891 में जन्म हुआ था, तो 2021 की बात करें तो नाम से क्लियर है कौन सी जयंती जो है वो हम मना रहे हैं, 130th एनिवर्सरी जो है वो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मोदी जी ने 4 बुक्स को दोस्तों क्या किया है? लॉन्च किया है। और उन चारों बुक्स का मतलब है कि हम बात कर रहे हैं उनकी जीवन शैली के बारे में। तो आप यहां पे देख सकते हो BR अम्बेडकर जी की राष्ट्र दर्शन, मतलब किस तरह से उन्होंने नेशन को जो है वो आगे बढ़ाया है, और जीवन दर्शन उनके जीवन के बारे में, व्यक्ति दर्शन उनके अपना पर्सनल लाइफस्टाइल कैसा था, आयाम दर्शन मतलब उनकी जितनी भी चीजें हैं उसके बारे में ये बुक्स जो हैं वो आपको बताएंगे। और किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की। बहुत सी चीजें उनके बारे में बताने के लिए, लेकिन मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि उनकी जीवन शैली के बारे में डिस्कस करना मतलब हम 1 घंटा लगातार बैठ के जो हम उनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन 1-2 चीजें मैं आपको बताऊंगा जरूर, कि उनको फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है, मॉडर्न मनु ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, भगवान विष्णु कहा जाता है उनको कॉन्स्टिट्यूशन का, और साथ ही साथ उनको फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भी जो है वो अपॉइंट किया गया था। और याद रखना है उन्होंने एक बुक जो है वो और लिखी थी जिसका नाम था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट मैं लिख देता हूं यहां पे ताकि आपको याद रहे, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये याद रखना है। हु वर द शूद्रास, ये बुक लिखी थी शूद्रास के ऊपर, ये बुक लिखी उन्होंने। द बुद्धा एंड हिज दामा, ये बुक लिखी क्योंकि काफी लोग मानते हैं कि लाइफ के अंतिम पड़ाव पे उन्होंने जो है बुद्धिज्म को अपना लिया था। नेक्स्ट द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन, ये बताया रूपी के बारे में, मतलब फाइनेंशियल एस्पेक्ट में बताया। और कास्ट इन इंडिया, ये बुक जो है वो सारी की सारी किसने लिखे हैं? BR अम्बेडकर। एक बार जरूर आपने पढ़नी है। अब आते हैं दोस्तों वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। और सबसे पहला पॉइंट जो है वो क्या है हमारे पास? सबसे पहला पॉइंट है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में। किसके बारे में? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। क्या है? रविशंकर प्रसाद जी लॉन्च्ड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट ग्रीवियंस मैनेजमेंट पोर्टल फॉर पर्संस फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट। तो किसी भी तरह की आपकी कोई प्रॉब्लम है तो एक पोर्टल लॉन्च कर दिया शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, कि वहां पे जो है वो अपनी ग्रीवियंस जो है वो आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसके बारे में आपने जरूर याद रखना है। और ये लॉन्च किया है 130th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जयंती पे, जिनके बारे में हम अभी बात करते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। याद रख लेना आपने कि ये आर्टिकल 338 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, क्योंकि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब दोस्तों 338A के अंदर है।
338A के अंदर। और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के जो करंट चेयरमैन है, क्योंकि रिसेंटली अपॉइंट किए गए, तो नाम जरूर याद रखेंगे, क्या है, विजय सांपला जी। क्या नाम है, विजय सांपला। ये करंटली चेयरमैन लगाए गए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए, और आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्योंकि आर्टिकल है 338। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, इसके बाद बुक का एक नाम है जिसका नाम है पारो आनंद, ऑथर्ड द बुक टाइटल बीइंग गांधी। तो गांधी जी के ऊपर ये बुक है, और किसने लिखी है, पारो आनंद ने। हार्पर कॉलिंस चिल्ड्रन बुक ने इसको पब्लिश किया है, और खास करके इसमें बताया गया है कि गांधी जी की फिलॉसफी और हमें उसके बारे में दोबारा से सोचने की जरूरत है, किस तरह से हम उसको यूज कर सकते हैं। सोशल और पॉलिटिकल डिवीजन इंडिया के अंदर होती जा रही है, तो किस तरह से हम गांधीयन फिलॉसफी के ऊपर जो है वो काम कर सकते हैं। सिर्फ नाम याद रखना, पारो आनंद और बीइंग गांधी। नेक्स्ट, इंडिया एंड श्रीलंका कंडक्ट ज्वाइंट साइंटिफिक रिसर्च ऑन 9 प्रोजेक्ट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा, सिर्फ आपने याद रखना है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो है वो 9 प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात हुई है साइंटिफिक रिसर्च के लिए। नेक्स्ट, जीई पावर इंडिया प्लान टू एक्वायर 50% ऑफ इक्विटी स्टेक इन एनटीपीसी जीई पावर सर्विसेज। तो कुछ नहीं याद रखना, एनटीपीसी जीई पावर में 50% स्टेक जो है वो जीई पावर जो है वो क्या करेगी, एक्वायर करेगी। नेक्स्ट, एक्सिस बैंक अलाउड इट्स कस्टमर टू मेक इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन। एक आपके पास इंफॉर्मेशन है बस, और कुछ इसमें याद रखना कि एक्सिस बैंक जो है वो अलाउ कर रहा है। इसके लिए कोड यूज होता है दोस्तों, स्विफ्ट कोड। स्विफ्ट कोड यूज होगा। स्विफ्ट का मतलब है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, और इसके थ्रू जो है वो पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक के लिए, या मैसेजेस को ट्रांसफर कर सकते हो एक बैंक से दूसरे बैंक के लिए। इसमें 8 कैरेक्टर या 11 कैरेक्टर्स जो हैं वो हो सकते हैं। नेक्स्ट, वर्ल्ड आर्ट डे 2021 ऑब्जर्व्ड ऑन 15 अप्रैल। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन नहीं कहूंगा, वर्ल्ड आर्ट डे बस इतना याद रखना है, और इसमें कुछ खास नहीं है। इसका जो आप कह सकते हो वेबिनार थीम था या टॉपिक था, शेपिंग द फ्यूचर ऑफ आर्टिस्ट, उसके बारे में है। और ये क्यों दोस्तों 15 अप्रैल को बनाया जाता है, क्योंकि लियोनार्डो दा विंची, उनकी जो आप कह सकते हो कि बर्थ एनिवर्सरी है, वो कौन से दिन आती है, 15 अप्रैल को आती है। उनकी बहुत ही वर्ल्ड क्लास पेंटिंग्स हैं, वर्ल्ड फेमस पेंटिंग है, और इनका जन्म जो है वो इटली में हुआ था 1452 में 15 अप्रैल को। इनकी 3 पेंटिंग्स बहुत ही फेमस है, जिनके नाम जो है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मोनालिसा याद रखना है, द लास्ट सपर बहुत ही फेमस पेंटिंग है, और एक है विट्रूवियन मैन, एक है विट्रूवियन मैन। तो ये तीनों पेंटिंग्स जो हैं वो आपने याद रखनी है कि किसने बनाई हुई हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे ऑफ 15 अप्रैल का कौन सा है, क्वेश्चन था इन विच ईयर पेपर करेंसी एक्ट वाज इनेक्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये बताना था कि आपने कौन से एक्ट के तहत जो है वो इसको बनाया गया था दोस्तों। आंसर क्या था, 1861। इससे पहले सारे बैंक यार अपनी अपनी करेंसी लॉन्च करते थे, जिसके कारण जो है वो प्रॉब्लम आती थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कह दिया कि यार पेपर करेंसी एक्ट जो है वो हम लॉन्च कर रहे हैं 1861 में, और ये सारा अधिकार जो है वो प्रेसिडेंसी बैंक्स को दे दिया गया था। प्रेसिडेंस का मतलब है कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। तो इन बैंक्स को दे दिया गया था कि वो कंट्रोल करेंगे और अपनी करेंसी भी साथ में इशू कर सकते हैं। तो याद रखना है 1861। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे है एक कॉर्पोरेट लोन हैज विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर। मतलब एक कॉर्पोरेट लोन अगर होगा तो उसमें कौन कौन से फीचर्स होंगे, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। यार आपके कमेंट बिल्कुल भी नहीं आते, बहुत ही कम आते हैं, तो यार आप मोटिवेट करो इस चीज को, और साथ ही साथ जो कमेंट्स जो है वो जरूर जो है वो दिया करो। बहुत ही जल्दी एक नया इनिशिएटिव जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो गाइस 700+ लाइक्स हमें चाहिए इस वीडियो के ऊपर। सब्सक्राइब करना है इस चैनल को और शेयर करना है यार मैक्सिमम टू मैक्सिमम। ये काम आपने साथ ही साथ कर देना है, और बेल बटन को प्रेस कर दें। ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा अगर इसी तरह से वीडियोस को देखते रहोगे और पीडीएफ्स को पढ़ते रहोगे। पीडीएफ्स को सब्सक्राइब करने के लिए हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। एप्लीकेशन का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और 1 साल और 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं बहुत ही कम प्राइस पे, लेकिन उसके ऊपर भी 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है अगर आप H10 कोड को यूज करेंगे। और गाइस इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि यार आपने लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना, लाइफ को हमेशा एंजॉय करें, खुश रहें। और अगर मान लो कोई भी स्थिति ऐसी आती है जिसमें लॉकडाउन की स्थिति बन रही है, क्योंकि हालात जो है वो बेहद गंभीर बताए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, तो अगर कोई भी स्थिति आती है तो आपने डरना नहीं है, निडर रहना है, कुछ भी नहीं होगा। आपने सिर्फ अपने परिवार को, अपने आप को सुरक्षित रखना है, कहीं बाहर नहीं जाना, और अपने आप को जो है वो हर हालत में मोटिवेटेड रखना है। और मोटिवेट रखने के लिए वीडियोस को देखते रहो, और साथ ही साथ इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। लगातार मिलते रहेंगे, नए नए इनिशिएटिव करते रहेंगे। अगर लॉकडाउन लग भी गया तो भी आपको मोटिवेट करने के लिए कुछ ना कुछ जो है वो मेरी तरफ से होता रहेगा। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।